हाँ जी, तो अपने किले पढ़ रहे थे। आज थोड़े से बचे हुए यार किले, इनको अपने कंक्लूड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। है तो थोड़ी सी वीडियो तो छोटा ही होगा ये, पर ये खत्म हो जाए अपने। एक किला है चोमू का किला। तो मैं एक तो इसके नाम पे मैं जाऊं, यदि इसका ऐसा नाम क्यों है, तो इस किले के 4 दरवाजे थे, 4 मुंह का किला था, इसलिए चौमुहागढ़ कहते थे। और चौमुहागढ़ करते करते हमने धीरे धीरे इसका नाम क्या कर दिया, चोमू कर दिया। तो यहाँ कोई ठाकुर हुए थे कर्ण सिंह, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, चौमुहागढ़ कहते थे। ये इसके 2 नाम और है, धारधारागढ़ कहते थे या रघुनाथगढ़ कहते थे। कोई ये पूछ लेगा भाई, ये नाम याद रखना कि किस किले को धारधारागढ़ या रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, तो चौमू का किला है। तो चौमू के किले का निर्माण यहाँ का सामंत हुआ था करण सिंह, उसने निर्माण करवाया था। 4 दरवाजे होने की वजह से इसको चौमुहागढ़ कहते हैं, या इसके 2 अन्य नाम और है, इसको धारधारागढ़ भी कहते हैं या इसको रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस बना हुआ, उस गेस्ट हाउस का नाम है हवा मंदिर। इंग्लिश में टेम्पल गलत लिख दिया, टेम्पल नहीं होना चाहिए, मंदिर ही लिखना। हवा मंदिर वास्तव में तो गेस्ट हाउस है, अतिथि भवन बना हुआ है एक, और हवा आती रहती चारों तरफ से, तो नाम क्या पड़ गया, हवा मंदिर। आप फिर याद करना, मैंने बताया कि ये जयपुर साइड की विशेषता थी कि यहाँ पर जो महल हुआ करते थे, उन महलों को मंदिर कह दिया करते थे। याद कीजिए आप कि आमेर के अंदर आपके सुख मंदिर, हवा मंदिर और यश मंदिर बने हुए हैं। याद कीजिए कि हवा महल की 5 मंजिलों के नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। और शरद मंदिर पर ही एक पोर्शन और है जिसको हम प्रताप मंदिर कहते हैं। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी जो बने हुए हैं उनको आपने क्या कहा जाता है, तो इनको आपने ये हवा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। तो हवा मंदिर क्या है वास्तव में, यहाँ पे तो एक गेस्ट हाउस है, हवा मंदिर वो बना हुआ है। चौमू किले के बारे में 2-4 ही बात है, कोई बातें भी नहीं है ज्यादा, आगे पढ़ लेते हैं। ये देख लेना भैया, मांडलगढ़ तो कल हो गया था अपन ना, मांडलगढ़ तो कल मैंने पढ़ाई दिया था, वापस लिखा हुआ देख लेना। भीलवाड़ा के अंदर है, और चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की याद में किले का निर्माण करवाया था। हल्दी घाटी उससे पहले मान सिंह इस किले में रुका था। मंडल आकृति में बना हुआ है। उंडेश्वर महादेव का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, सागर सागरी जलाशय। ये बात मैं बताता ही हूँ आपको, कल भी मैंने बताई थी कि मंडलगढ़ में सांगा की छतरी है, किले में नहीं, किले से बाहर है। कोई बात नहीं, दोबारा आ गया है किला। मंडलगढ़ का किला देख लेना भैया। शेरगढ़ किला 12, ये देखना आप, परवन नदी के किनारे बना हुआ। एक तो इस नदी का नाम याद रखना, कोई पूछ ले कि भाई शेरगढ़ का किला जो 12 है वो कौन सी नदी किनारे, तो परवन नदी किनारे कोसवर्धनगढ़ कहा जाता है। कहते हैं कि कोसवर्धन नाम की पहाड़ी थी यहाँ पे, उस पहाड़ी पर बना हुआ था, इसलिए नाम कोसवर्धनगढ़ है। जिस प्रकार राजस्थान में तारागढ़ 2 है, एक तारागढ़ का किला अजमेर में है और एक तारागढ़ का किला बूंदी में है, उसी प्रकार शेरगढ़ भी 2 है। एक शेरगढ़ का किला 12 में है और एक शेरगढ़ का किला धौलपुर में है। तो धौलपुर वाला किला बहुत पुराना किला है, कुषाण कालीन किला है। आप देख लो, मौर्योत्तर काल जब मैंने पढ़ाया था तो शकों और कुषाणों के बारे में मैंने बताया था। हम पढ़ते हैं कि हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है रंग महल, जहां से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, डॉक्टर हन्ना रीड ने उत्खनन किया था, वो कुषाण कालीन मूर्ति। तो कब देख लो कुषाणों का पीरियड कब रहा होगा, उस टाइम का बना हुआ किला है। और कहते तब किसी मालदेव नाम के सामंत ने निर्माण करवाया था। मैं फिर आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस मालदेव को अपने जोधपुर वाला मालदेव ना समझें। उस टाइम कोई मालदेव नाम का सामंत रहा होगा कुषाणों के टाइम में, उसने ये शेरगढ़ वाला किला यहाँ पर बनवाया था। कहते शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। शेरशाह सूरी ने कोई अटैक किया यहाँ पे, कब्जा किया, और कब्जा करके इसका नाम क्या कर दिया था, शेरगढ़ नाम कर दिया था इसका। सैयद हुसैन की दरगाह है, आपको वापस एक साथ सारी दरगाहें याद कर लेनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं कि गागरोन के किले में संत हमीदुद्दीन की दरगाह है, रणथंभौर के किले में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, जोधपुर के किले में भूरे खान की मजार है, तारागढ़ अजमेर वाले के अंदर मीरान साहब की दरगाह है, जालोर वाले किले के अंदर मलिक शाह की दरगाह है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही धौलपुर के किले में सैयद हुसैन की दरगाह है। इसमें एक तोप है जिसका नाम है हुनहुंकार। आप वापस तोपें याद करेंगे तो जोधपुर के किले के अंदर आपके किलकिला, भवानी, शंभू बाण, गजनी खान, नुसरत, गज्जक और गुब्बारा। जयगढ़ आमेर में हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जयबाण तोप थी। हम बूंदी में पढ़ रहे थे कि वहां पे गर्भ गुंजन तोप थी। हम पढ़ रहे थे कि कड़क बिजली और धूल धानी यहाँ से भीम सिंह उठा के ले गया था। उसी प्रकार इस किले में तोप का नाम है हुनहुंकार तोप है। तो नाम ही हुनहुंकार थोड़ा यूं अलग सा लगता है।
बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि धौलपुर के अंदर कमल बाग नाम की कोई जगह थी, कमल बाग नाम की जगह थी। अब तो हालांकि नहीं है ऐसी कोई जगह, लेकिन बाबर कहता है कि उस टाइम थी। और हम पढ़ते भी हैं कि बाबर ने इस इलाके में कब्जा भी किया था। हम पढ़ते हैं बयाना का तो युद्ध ही सांगा बाबर से इसी बात पे लड़ता है कि वो मेहंदी ख्वाजा को दे दिया था उसने। तो यहाँ पर उस क्षेत्र में रहा तो वो लिखता है कि वो कमल बाग था, तो पहले रहा होगा किसी टाइम के अंदर कमल बाग यहाँ पे। एक बात और किले के अंदर नहीं है, पर इसके साथ यूं पढ़ा दी गई कि ताकि आपके याद रहे कि धौलपुर के अंदर एक घंटा घर बना हुआ है, धौलपुर में क्लॉक टावर बना हुआ है, निहाल टावर नाम है उसका। और हम कहते हैं कि वो भारत का सबसे बड़ा घंटा घर है, भारत का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है धौलपुर का निहाल टावर, भारत का सबसे बड़ा घंटा घर है। शेरगढ़ है ना। मैं एक और बात बताना चाहूँ, इसमें नहीं लिखी हुई है कि धौलपुर में तोप का नाम था हुनहुंकार। तब मुझे याद आता है कि यार धौलपुर वाले थोड़े नाम वाम में से रखते थे। देखो तोप का नाम तो है हुनहुंकार, धौलपुर में सिक्के चलते थे, उन सिक्कों का नाम था तमंचा शाही। मुझे लगता है यार चंबल वाले बीहड़ में तमंचे भी डिस्को ज्यादा होता है, इसलिए सिक्के का नाम भी उन लोगों ने तमंचा शाही कर लिया था। जैसे हम पढ़ते हैं कि आमेर के सिक्कों को झाड़ शाही सिक्के कहते हैं, उसी प्रकार जो धौलपुर के सिक्के थे इनको क्या कहते थे, तो तमंचा शाही सिक्के कहा जाता था। थोड़ा अलग सा नाम है, तो याद रखना इस बात को। कि शेरगढ़ 12 वाला। आगे शाहबाद का किला, 12 में एक और किला है शाहबाद का किला, पुराना किला है। मुकुट मणिदेव चौहान नाम के एक बंदे हुए थे, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। यहाँ भी शेरशाह सूरी अटैक करता है जब वो कालिंजर अभियान के लिए जा रहा था। हालांकि कालिंजर अभियान शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। इसी अभियान के अंदर वो एक तोप का गोला छोड़ता है और तोप का गोला वापस आके उसी के लग जाता है, तो इसमें मृत्यु हो गई थी शेरशाह की। पर जब वो कालिंजर मध्य प्रदेश में जगह पर थी, वो इधर से गुजर रहा था, तो उसने इस किले पे कब्जा किया और इसका नाम बदलकर सलीमाबाद कर दिया था। इसमें बादल महल बना हुआ है। बादल महल मुझे इसलिए भी याद रहता है कि मैंने कहीं वर्णन पढ़ा था कि बादल महल के बाहर जो दरवाजे थे, उन दरवाजों पर एक पक्षी का चित्र है, अलल पंख पक्षी का चित्र बना हुआ था। और अलल पंख पक्षी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इतना शक्तिशाली पक्षी होता है कि हाथी को चोंच में उड़ाकर और ले जाता है। हमारी पौराणिक कहानियों में, माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर इसी पक्षी का वर्णन है, अलल पंख पक्षी का, जो अपनी चोंच में, अपने पंजों में हाथी को दबा लेता है। वैसा ही कुछ एक चित्र इस बादल महल के दरवाजे पर लगा हुआ था, जिसमें एक अलल पंख पक्षी जो है वो हाथी को अपने पंजों के अंदर पकड़ के लेके जा रहा है। कहते कालांतर में दरवाजे यहाँ से उतार लिए गए थे और कोटा के नगर निगम में ये दरवाजे लगाए हुए हैं। पता नहीं एग्जैक्टली है या नहीं, पर मुझे याद आता कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था। पर वो दरवाजे जरूर इस पे थे जिन पर अलल पंख पक्षी बना हुआ है। इसमें फिर एक तोप रखी हुई नवलवान। तो धौलपुर वाले शेरगढ़ में तोप का नाम है हुनहुंकार और इधर वाली तोप का नाम है नवलवान। मुझे फिर लगता है कि नवलवान नहीं है, इस तोप का नाम होना चाहिए नवल बाण। जैसे जय सिंह की तोप थी तो जय बाण, तो नवल सिंह की तोप है तो नवल बाण। लेकिन वो नाम अपभ्रंश होते हैं, धीरे धीरे भाषाएं रूप बदलती है अपना, तो नवलवान कर दिया गया इसका नाम। ये भाई आपके किला, कोटा का किला कल पढ़ाई दिया था मैंने आपकी बातें, तो वही है शायद कि जैतर सिंह ने गुलाब महल बनवाया था यहाँ पे, माधो सिंह ने कालांतर में यहीं पे कोटा का किला बनवा दिया था। तोड़ कहता है कि आगरा किले के बाद इसका परकोटा सबसे बड़ा है। कल एक बात मैंने और बताई थी कि चंबल के किनारे, चंबल के किनारे बना हुआ, बातें पढ़ ली थी। भैंसरोडगढ़ भी कल पढ़ ही लिया था आपने। चंबल और बामनी नदियों के किनारे है, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, यही तो कल पढ़ लिए थे अपन। नागौर का किला, आप याद करिए कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम में कुछ मंत्रियों के नाम बताए थे मैंने, भुवनमल, केमास, स्कंद, वामन, सोड, ऐसे कुछ मंत्री थे। और कर्पूरी देवी शुरुआत में जब शासन संभालती है तो अपने इन अनुभवी मंत्रियों की सहायता से वो शासन संभाल पाती है। उनमें एक मंत्री कैमास, भुवनमल तो कर्पूरी देवी के पीहर पक्ष का एक बंदा हुआ करता था, लेकिन कैमास जो था उसके लिए कहा जाता है दाहिमा राजपूत था। और उस कैमास ने, कदम्बवास भी कहते हैं उसको, कदम्बवास कहिए या कैमास कहिए, उसने नागौर वाले किले का निर्माण करवाया था सोमेश्वर के टाइम। सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था, तो लिखा है कि चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत कैमास ने इसका निर्माण करवाया था। इसमें दोहरा परकोटा है, दोहरा परकोटा बना, डबल कोट कहिए, या मैं ज्यादा अच्छा शब्द यूज में लेना चाहूंगा रेम्पार्ट, डबल रेम्पार्ट बना हुआ इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा याद रह जाए आपको। कुचामन का किला, कुचामान नहीं है भाई, कुचामन है ना, अपने जानते हैं। कहा जाता है कि किले या तो बनवाए सामंतों ने या बनवाए राजा ने।
या तो जागीरदारों ने बनवाए या राजा ने बनवाए। राजा वाले किले तो भव्य हैं भाई, बहुत बड़े बड़े किले। राजा के पास इनकम ऑफ सोर्स ज्यादा हुआ, सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हुआ करते थे, टैक्स ज्यादा आता था उसके पास में। पर जागीरदारों के पास तो सोर्स ऑफ इनकम भी इतना बड़ा नहीं था, टैक्स भी इतने नहीं आया करते थे। पर कहते हैं जागीरदारों ने जितने किले बनवाए उनमें कोई सबसे अच्छा किला है तो कुचामन है। यहाँ के जागीरदार हुआ करते थे जालिम सिंह मेड़तिया, उन जालिम सिंह मेड़तिया ने इस किले का निर्माण करवाया था। जागीरी किलों का सिरमौर है। वैसे तो किलों का सिरमौर हम चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, पर जागीरी किलों का सिरमौर यदि किसी किले को कहा जाता तो कुचामन का किला है। देख लो, ये एक सिंपल ये याद रखने, इसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता। जागीरदार ने बनवाया था। जागीरदार कौन थे? तो जालिम सिंह मेड़तिया नाम के एक जागीरदार थे जिन्होंने ये किला बनवाया था। मुझे कुचामन से फिर याद आता है कि न केवल कुचामन के किले के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाकी एक बार यह भी पूछा हुआ है कि कुचामन में सिक्का कौन सा चलता था। कुचामन के सिक्के भी अलग से हुआ करते थे, और कुचामन का जो सिक्का था उसका नाम था इकती संदा। यहाँ पे इकती संदा नाम का सिक्का चला करता था। इकती संदा का मतलब सिक्का 31 के साल में जारी हुआ होगा। अब वो कोई 1500 1400 जो भी 31 रहा होगा, पर उस साल में ही जारी हुआ। जैसे मुझे इकती संदा से एक और याद आता है कि भीलवाड़ा में जो अपने शाहपुरा रियासत थी, शाहपुरा वालों का एक सिक्का हुआ करता था 11 संदा। इसका मतलब 11 की साल में जारी किया होगा। तो मैंने आज देख लो 3 सिक्के बता दिए आपको। धौलपुर में तमंचा शाही सिक्का है, शाहपुरा के अंदर 11 संदा सिक्का है, सॉरी शाहपुरा में 11 संदा सिक्का है, और कुचामन वालों का जो सिक्का 31 संदा है। अभी हम पढ़ रहे थे कि आमेर वालों का जो सिक्का था वो कौन सा होता था, तो वो झाड़सा ही होता था। चलो मैं होमवर्क देता हूं आपको कि आप बाकी सिक्के देखना, बाकी सिक्के कौन कौन से हैं, वरना मैं जब लाइव आऊंगा आपके तो अपने बात करेंगे। इस बार मैं वो सिक्के ही पढ़ा दूंगा आपके, तो थोड़ा आप ही ठीक भी हो जाएगा। तब तक आप निकाल के रखना कौन कौन से सिक्के होते हैं, उस दिन अपने और चर्चा करेंगे उन सिक्कों पे। चलो, चूरू का किला बताया हुआ। वैसे तो मेरा चूरू के किले के बारे में ज्यादातर जो बातें आपको, फिर भी कुशल सिंह नाम के सामंत हुआ करते थे यहाँ के, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। चांदी के गोले दागने वाला किला, सिल्वर फाइड, सिल्वर जो कैनन बॉल्स थी वो यहाँ पे पूरा लिखना ना, सिल्वर कैनन बॉल्स कि सिल्वर के चांदी के गोले इस किले से दागे गए थे। कौन से किले से दागे गए चांदी के गोले? तो चूरू के किले से दागे गए थे, याद रखना। मेरी बात बताई हुई है कि 14 के अंदर सूरत सिंह इधर अटैक कर देता है, और शोजी सिंह यहाँ का सामंत हुआ करता था, उसने उस समय आपसे चांदी के गोले दागे थे। एक किले देखिए वो बात बनती है, तो वो बात याद रख लेना। शोजी सिंह है ये ना, थोड़ा नाम से करना। कदे अंग्रेज साथ में आए थे इस युद्ध में सूरत सिंह के, तो किसी कवि ने दुआ ही कहा कि बिको फिको पड़ गए और बन गोरा हम गिर, चांदी गोला चालिया आ चूरू रुई तासीर। कि बिक्का का वो वंशज फीका पड़ गया था गोरों का साथ लेके, कि गोरे साथ में थे फिर भी उस दिन फीका था, क्योंकि चूरू के किले से उस दिन क्या चला दिए गए थे? तो चांदी के गोले चला दिए गए थे। चूरू फोर्ट, फतेहपुर का किला। मैंने बीच में जब गोगाजी महाराज पढ़ाए थे तब मैंने बात बताई थी कि गोगाजी के वंशज हुआ करते थे करम सिंह जी, जो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, और कायम खानी मुसलमानों की एक पूरी ब्रांच चली उनके नाम से। वो जो कायम खानी मुस्लिम है उनका एक ठिकाना हुआ करता था अपने फतेहपुर, और फतेहपुर में फतेह खान साहब नवाब हुए यहाँ के। उन फतेह खान साहब ने यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया, इसलिए किले का नाम फतेहपुर का किला है। तो 1453 में फतेह खान कायम खान यहाँ के नवाब साहब थे, इन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। एक महल बना हुआ है, तेलिन का महल बना हुआ है यहाँ पे। एक दरगाह बनी हुई, पीर निजामुद्दीन की दरगाह है, थोड़ी सी याद रखना। मैं जब भी फतेहपुर के पीर बाबा के बारे में सुनता हूं तो मुझे बॉलीवुड की एक मूवी याद आती है, आपको भी टाइम मिले तो देखना कभी। एक बॉलीवुड की एक मूवी है जेड प्लस, और ये जो जेड प्लस मूवी है ये फतेहपुर के ऊपर बनी हुई है, तो ये देखना आप, तो आपको मजा आएगा वाकई। आप मतलब ऐसा फील नहीं करोगे कि आपने 1.5-2 घंटे खराब कर दी। छोटी है, 2 घंटे की मूवी है, वाकई अपनी लोकल टच वाली भाषा है, बहुत अच्छे कलाकार है। उसमें अक्सर यूं डायलॉग है कि फतेहपुर वही आते हैं जिनको पीर बाबा बुलाते हैं, तो उसमें पीर बाबा की कहानी है। जेड प्लस जो सिक्योरिटी होती है उसको लेके कहानी बनाई हुई है, पर प्लॉट अपने ये दिया हुआ है, फतेहपुर के पीर बाबा का प्लॉट दिया हुआ है। एक फतेहपुर में एक पुस्तकालय है, सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती भंडार कहते हैं। कहते कोई बाणीय थे और जाके कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे, उनका कोई बेटा था, उसने अपने पिता से कहा कि प्रॉपर्टी का हिस्सा दो। बाणीय ने देखा यार दुकान खोलेगा, लेकिन उस बाणीय के बेटे ने यहाँ पर आके सरस्वती पुस्तकालय नाम से लाइब्रेरी बनवा दी थी। ये सरस्वती पुस्तकालय 2 है,
एक अपने उदयपुर में भी ऐसा सरस्वती पुस्तकालय है, एक ये इधर भी बना हुआ है, किले के अंदर नहीं, किले से बाहर है। मैं इसलिए कई बार लिखवा देता हूँ कि यार बच्चों की इस बहाने याद रह जाए, वरना अलग अलग छिटपुट जानकारियां कहाँ कहाँ अलग अलग लिखवाते फिरेंगे अपने। तो ये थोड़ा आप भी याद रख लेना इस बहाने। सज्जनगढ़ का किला, नाम से पता चलता है कि सज्जन सिंह ने बनवाया इस किले का निर्माण। सज्जन सिंह मेवाड़ के एक महाराणा हुए थे, जहां तक मुझे याद आता है आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, सज्जन कीर्ति सुधाकर, जो मेवाड़ का प्रथम प्रशासनिक समाचार पत्र हुआ करता था। आपके और याद आएगा कि दयानंद सरस्वती जी ने जब परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो सज्जन सिंह जी बनाए गए थे। आपको और याद आना चाहिए कि सज्जन सिंह जी ने देश हितैषिणी सभा की स्थापना की थी 2 जुलाई 1877 को, जो किसी भी रियासत में समाज सुधार का पहला प्रयास हुआ करता था। उन्हीं महाराणा सज्जन सिंह जी ने यहाँ पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। इसे मेवाड़ का मुकुट, उदयपुर में ऊंची सी एक जगह पर बना हुआ है, मेवाड़ का मुकुट है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य पड़ता है, मानसून पैलेस भी कहा जाता है इस किले को। मैं एक और नाम बताना चाहूंगा, इसको वाणी विलास पैलेस भी कहते हैं। वाणी विलास पैलेस भी कहा जाता है इसको। प्यारा बना हुआ है, खूब अच्छा भी है। तिमनगढ़ का किला, करौली के अंदर तिमनगढ़ नाम की जगह है। आपको याद आएगा कि हमने पढ़ा था कि करौली में तिमनपाल नाम का राजा हुआ था, जिसने यहाँ पर तिमनगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो उस तिमनपाल ने यहाँ पर जो किला बनाया, उस किले का नाम तिमनगढ़ हो गया, करौली जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक कुआ बना हुआ है, थोड़ा याद रखने वाला ये है कि ननद भोजाई का कुआ, थोड़ा अलग सा नाम है। तो जैसे सास बहू का मंदिरन जैसे बातें पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुआ बना हुआ, तो कुएं का नाम क्या है? ननद भोजाई का कुआ है। तो कहाँ पर है ननद भोजाई का कुआ? तो कहाँ बना हुआ है? तो तिमनगढ़ के अंदर बना हुआ है। मैं अक्सर ऑफलाइन क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कहता रहता हूँ कि यार यहाँ पे तो कोई महिला खड़ी होकर वो भी गीत नहीं गा सकती कि कुएं पर एकली, क्योंकि एकली तो जा ही नहीं सकती, ननद भोजाई दोनों को साथ जाना पड़े, वरना अकेली जा नहीं पाओ आप। तो ननद भोजाई का कुआ है। दौसा में एक किला बना हुआ है, देवगिरी पहाड़ी पर। दौसा कछवाहा शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। हम पढ़ते हैं कि दुल्हे राय बड़गुर्जर राजपूतों को हराकर यहाँ पर कब्जा करता है। मैं दौसा किले के बारे में एक और बात बताना चाहूँ। दौसा का किला छाजले की आकृति में बना हुआ है। छाजले की, या कई लोग इसको सूप भी बोलते हैं। छाजले क्या सूप की आकृति में बना हुआ है। जिनको नहीं पता होगा तो मैं बताऊं कि जो अनाज साफ करने के लिए जो छाजला होता है, तो गेहूं बाजरा वगैरह साफ करते हैं अपने उससे, तो वो जो छाजला होता है उस शेप के अंदर बना हुआ है दौसा वाला किला। तो छाजले की आकृति में कह दीजिए या सूप की आकृति में कह दीजिए, ये किला बना हुआ है। एक बड़ा जोरदार किला आया है, उंटाला का किला, उदयपुर के अंदर वल्लभनगर नाम की जगह है। अब तो किसी टाइम में इसको उंटाला कहा करते थे। यहाँ पर ये किला बना हुआ है। नीचे लिखा है इस किले को लेकर हरावल प्रतियोगिता हुई थी। बड़ी जोरदार सी एक बात है हरावल प्रतियोगिता की। मैं यदि बताऊं इस हरावल प्रतियोगिता की बात आपको, कि अमर सिंह प्रथम का टाइम था। अमर सिंह फर्स्ट मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे, और उन अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में जहांगीर ने इस किले पर कब्जा कर रखा था। किले पर कब्जा किसका था? जहांगीर का। जहांगीर ने इस किले पर कब्जा कर रखा था। जहांगीर जब इस किले पर कब्जा किया हुआ था, तो अमर सिंह ने कहा यार किला छुड़वाना है अपने को वापस। उंटाला का किला, कौन से किले की बात कर रहे हैं? उंटाला किला। यार किला तो वापस छुड़वाया जाना चाहिए। तो सही बात है, किला छुड़वाते हैं, पर कैसे छुड़वाया जाए किला? तो आक्रमण करते हैं। तो मेवाड़ की तरफ से आक्रमण के अधिकार किसके पास में? तो सलूम्बर। मेवाड़ वाले हरावल के अंदर हमेशा कौन रहेगा? सलूम्बर वाले। तो सलूम्बर वालों को कहा कि भाई तैयारी करो। सलूम्बर का उस समय जो सामंत हुआ करता था, इसका नाम था जतर सिंह चुंडावत। जतर सिंह चुंडावत कहा भाई जतर सिंह जी, हरावल के अंदर आप रहेंगे, जाइए और जाके युद्ध कीजिए और उंटाला का किला छुड़वाइए। चुंडा के जो वंशज हुए वो चुंडावत हुए। सलूम्बर वालों को मेवाड़ के हरावल में रहने का अधिकार मिला हुआ था। महाराणा प्रताप के एक भाई थे शक्ति सिंह। उन शक्ति सिंह के जो वंशज हुए उनको सक्तावत कहा गया। उन सक्तावतों का एक नेता वहां पर बैठा हुआ था जिसका नाम था बल्लू।
बल्लू सक्तावत वहां पर बैठा हुआ था और बल्लू ने कहा कि राणा जी, अमर सिंह जी, ये क्या तरीका है? हर बार हरावल में सलुम्बर वाले क्यों जाए, हर बार हरावल में चुंडावती क्यों जाए, हमें मौका दो। कहता अब देखो, ये तो रीति नीति चली आ रही है चुंडा जी के टाइम से। चुंडा जी ने राज्य का त्याग किया था, तब कहा गया था कि मेवाड़ के हरावल के अंदर हमेशा चुंडावत रहेंगे, तो ये तब से रीति है, ये तो चेंज नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा क्यों? अब चुंडावत बहादुर होते हैं, ये जाएंगे। उनका बहादुर हम कौन से कम है, हम भी बहादुर, एक बार मौका तो दे के देखें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अमर सिंह के सामने दिक्कत, उसकी दो सेना की टुकड़ियां आपस के अंदर विवाद कर रही है कि पहले मरने के लिए कौन जाना चाहता है। आप देखिए अद्भुत चीज कि ये सौभाग्य किसको प्राप्त हो कि देश, राष्ट्र या राज्य के लिए पहले कौन मरेगा। चुंडावत कहें कि हमारा अधिकार है, आज दिन तक जब हम मरते आए तो अब भी हमें मरने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें लड़ने का अधिकार होना चाहिए। सक्तावत कहें कि हम कौन से बहादुर कम है, हमें मौका दो, हम बता देंगे कि हम भी वैसे ही बहादुरी से लड़ते हैं। तो अमर सिंह जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम दोनों अटैक करो, चुंडावतों की एक टुकड़ी अटैक करेगी, एक सक्तावतों की टुकड़ी अटैक करेगी, अलग अलग छोर से अटैक किए जाए। एक छोर से चुंडावत अटैक करेंगे, एक छोर से सक्तावत अटैक करेंगे। जो किले में पहले घुस गया, किला उनका, मुगलों की नफरी छोटी थी, जहांगीर की सेना बहुत कम थी उन दिनों के अंदर, स्वाभाविक था कि जीत तो लेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पहले कौन घुसेगा? सक्तावतों ने कहा कि हम गेट की तरफ से जाएंगे, गेट तोड़ के अंदर घुसेंगे, ठीक है। चुंडावतों ने कहा कि हम दीवार वाली साइड से जाएंगे, हम दीवार तोड़ के घुसेंगे। कहते हैं कि गेट की तरफ से जब सक्तावत गए, सक्तावतों का नेता था बल्लू, इसने कहा भाई गेट की तरफ से जाते हैं। तो अपने राजस्थान में जो किलों के गेट हुआ करते थे ना, उन गेट के आगे लोहे की सूलें लगाई जाती थी, लोहे की भयंकर भयंकर किलें लगाई जाती थी। तो कहा यार गेट के आगे तो किले हैं, ये गेट टूटेगा कैसे? तो इस गेटों को तोड़ने का एक तरीका होता था, हाथियों को पिलाते थे दारू, शराब पिलाई जाती है हाथियों को। वाकई हाथियों को शराब पिलाया करते थे, इसलिए हाथियों के साथ अक्सर एक शब्द जुड़ा ही रहता है, मदमस्त हाथी। हाथी मद में मस्ती हो जाया करता था। किसका? कृपाराम जी खिड़िया का दवाई आपने, मद छकियो गजराज, गहभरियो चाले मत है, कुकरिया बेकाज, रोवे भूसे क्यों राजिया। कि गर्व में भरावा मद से छकावा हाथी अपनी धुन में चलता रहता है, कुत्ते भगवान जाने उस हाथी को देखकर क्यों भौंकते रहते हैं। अक्सर जो हम हिंदी वाली वो कहावत बोलते हैं कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उसका राजस्थानी वर्जन है कृपाराम जी का दोहा। आगे जब राज्य रे दोहे पढ़ेंगे तो मैं और बताऊंगा आपको इस बारे में। तो हाथियों को दारू पिला के और गेट के टक्कर मरवाते। हाथी पिया हुआ होता तो उन सूलों के जा के, किलों के जा के टक्कर मार दिया करता था, टक्कर मार देता तो गेट टूट जाया करता था, गेट टूट जाता तो अंदर घुस जाया करता। यहां लफड़ा हुआ, हाथी को शराब पिला के भगा के लाए, दूर से टक्कर मरवाई उसके, पर सूले किले इतनी तिखी थी उंटाला वाले किले की कि हाथी की दारू उतर गई एक में, और हाथी ने दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया। हाथी ने कहा नहीं भाई, अपने से तो टक्कर आज मारी जाए, निकल मारी जाए। सक्तावतों को लगा कि यार यदि टक्कर नहीं लगी तो गेट नहीं टूटेगा, गेट नहीं टूटा तो अंदर नहीं घुस पाएंगे, और अपने अंदर नहीं घुसे तो चुंडावत दीवार वाली साइड से घुस जाएंगे, और अपने दिक्कत हो जानी है, फिर हरावल उनके पास ही रह जाएगी। वो बल्लू जो सक्तावतों का नेता था, उसने कहा हाथी से टक्कर मारेगा नहीं, हाथी को भगा के लाए, पर हाथी वहां आके रुक जाए उन किलों को देख के। उसने कहा कि मैं इस गेट के आगे खड़ा हो जाता हूं, मैं इस गेट के आगे खड़ा हो जाऊंगा, आप मेरी पीठ पे टक्कर मरवाओ। हाथी मेरी पीठ पे टक्कर मारी देगा, यहां पे तो उसकी किलें लगेगी नहीं, तो साहब ये सूले आपके आर पार हो जाएगी। कहा हो जाएगी तो हो जाएगी, एक आदमी मर जाएगा, तुम तो अंदर घुसोगे। तो बहादुर रंगड़ आदमी बल्लू सक्तावत उसके आगे खड़ा हो जाता है, हाथी को टक्कर उस बल्लू के वहां पे पीठ पे लाके हाथी की टक्करें मरवाई जाती है। 2-3 टक्करों के अंदर हाथी गेट तो तोड़ देता है, पर बल्लू सुड़ों के बीच झूल गया था। पर क्या जुनूनी आदमी था कि उसे लगा कि यार यदि गेट टूट गया और अपने वाले अंदर घुस गए तो ये हरावल के अधिकार सक्तावतों को मिलेंगे। पीढ़ियों पीढ़ियों तक मेवाड़ की सेना जब भी लड़ने जाएगी तो सबसे पहले रण मरण का सौभाग्य जो प्राप्त होगा मेरे वंशजों को प्राप्त होगा, मेरे साथियों का प्राप्त होगा। कहानी दूसरे तरफ की ओर विचित्र है कि जब चुंडावतों को पता चला
किस प्रकार से सक्तावट गेट तोड़ के अंदर घुसने वाले हैं। वो चुंडावतों का प्रमुख, वो चुंडावतों का मुखिया जत्र सिंह अपने साथियों को कहता है कि यदि वो घुस गए ना तो ऊपर जाके चुंडा जी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। क्या कहेंगे चुंडा जी को ऊपर जाके कि यार आपको जो हरावल का अधिकार मिला था, आपके वंशज इतने निर्बल निकले कि उनके हाथ से सक्तावतों ने ये चीज छीन ली, तो साहब क्या किया जाए, वो तो घुसने वाले हैं। उसने अपने साथी से कहा कि तू मेरा सिर काट के अंदर फेंक दे। पहले अंदर कौन जाना चाहिए, पहले मेरा सिर जाएगा अंदर, काट के अंदर फेंक दिया जाए, बाद में तुम घुस जाना। क्या टूटने वाली है दीवार, बस अपने अंदर घुस ही जाएंगे सारे। अरे क्या पता इतने में हो सकता हो तो घुस जाएंगे। साथी ने जत्र सिंह का सिर काटा, सिर काट के उसके अंदर फेंक दिया किले के अंदर। कहते हैं पहले सक्तावत घुसे थे, गेट तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और यस हम आ गए, हम जीत गए। जत्र सिंह चुंडावत की मुंडी मुंडी पड़ी थी, शायद उसकी आंखें यही कह रही होगी कि ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। चुंडावत एक बार फिर किले के अंदर पहले घुस चुके थे। नजर न पूगी उन जग्यान गोड़ो पड़ियो न आए, पावाशू पहली घणों ने सिर पड़ियो गड़ जाए। कि नजर न पूगी उन जगह, जहां तक अभी तक नजरें भी नहीं पहुंची थी, गोड़ो पड़ियो न आए, जहां तक अभी तक तोपों के गोले भी नहीं पहुंच पाए थे। पावाशू पहली घणों, पैरों से भी बहुत पहले, सिर पड़ियो गड़ जाए। उस योद्धा ने, उस बहादुर ने अपना सिर कटवा के गड्ढे के अंदर फेंक दिया था। ऐसे जुन्नी लोग थे तब तोड़ लिखता है। जब राजस्थान से ज्यादा बहादुर लोग नहीं देखे हैं। किन बातों के लिए, किन चीजों के लिए मरना कितना सरल कर दिया था उन लोगों ने। तब कहते हैं कि जब राजस्थान वो जगह है जिस धरती के लोगों ने रक्त को पानी से भी सस्ता करके रख दिया था। यहाँ पे खून की तो कोई कीमत ही नहीं थी। हर आदमी किसी बात के लिए कभी मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाया करता था। आपसे कोई पूछेगा कि वह किला कौन सा है जहां पर हरावल को लेकर लोग लड़ पड़े थे, वो ऊंटाला का किला है। वो हरावल की लड़ाई किन के बीच हुई थी, तो सक्तावतों के और चुंडावतों के बीच हुई थी। उन दोनों के प्रमुख कौन थे तो चुंडावतों का वो प्रमुख था जत्र सिंह और सक्तावतों का प्रमुख था बल्लू। किसके समय हुआ था, तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय की बात है। कौन था मुगल बादशाह, कौन था, किसने कब्जा कर रखा था यहाँ पे, तो मुगल बादशाह जहांगीर ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था। उसके समय की बात है। देख लीजिए आप, हरावल प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध चुंडावतों और सक्तावतों के नाम याद रखना इनके। तो अमर सिंह ने जब इस घटना को सुना तो उसने कहा कि भले ही सक्तावत पहले पहुंच गए हों, लेकिन फिर भी चुंडावतों का ये योगदान भी कम कहां है कि जत्र सिंह खुद अपना सर कटवा के अंदर फेंक देता है। उस बल्लू और जत्र सिंह को याद किया जाता है इस घटना के लिए, पर हरावल उसके बाद भी चुंडावतों के पास रही थी। लिखा है मोहनगढ़ का किला जैसलमेर के अंदर, ये भारत का अंतिम किला था। तो 45-46 के अंदर ये किला बना था। जैसलमेर का राजा जवाहर सिंह था, उसके टाइम 45-46 में किला बनाया गया था। स्वाभाविक सी बात है कि 45-46 में जब ये किला बना और 47 में देश आजाद हो गया था, तो 47 के बाद तो कौन ही किला बनवाता। तो भारत का अंतिम कोई किला तो मोहनगढ़ का किला है, या आपका नोट्स का भी अंतिम किला हो जाना चाहिए मोहनगढ़ का जो किला है। हालांकि मुझे एक और याद आता है जिसमें नहीं लिखा हुआ, नीमराणा फोर्ट, ये भी याद रखना थोड़ा, क्योंकि इसका एक अलग से नाम है। नीमराणा किला है तो इसको पंचमहल कहते थे, पंचमहल कहते थे। जैसे मेड़ता का किला है, तो मेड़ता किला मालदेव ने बनवाया था, तो इसको मालकोट कहते थे। ये भाई अपने राजस्थान के मुख्य मुख्य किले, तो किले याद करना। मैं 2 होमवर्क दे रहा हूं आपको, एक तो मैंने दे दिया आपको, एक तो मैंने कहा कि आप जो सिक्के हैं उन सिक्कों के बारे में पढ़ना। एक मैं कहता हूं आप लिख के रखना कि दुर्ग स्थापत्य की क्या विशेषताएं हैं, कि जो किले हैं उनके आर्किटेक्चर की राजस्थान में क्या क्या विशेषताएं हैं। मैं लाइव वाली क्लास में इस बार ये दोनों चीजें पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि लाइव में आपने क्वेश्चन पूछने वैसे ही मेरे से बंद कर दिए, बैठे बैठे वहां पे टाइम पास करें, इससे अच्छा मैं आपको टॉपिक ही पढ़ा दूंगा वहां पर। तो मैं सिक्के और दुर्ग स्थापत्य दोनों पढ़ा दूंगा आपको कि अपने राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की क्या विशेषता है, ताकि मेंस में आए तो आप कैसे लिख पाए उसको। पर आप थोड़ी सी मेहनत करके रखना, अपना दिमाग उसके ऊपर लगा के रखना। थैंक यू।